वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम जितेश। चलिए बाबू, आज इस वीडियो लेक्चर में अब हम लोग अपने मैनेजमेंट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव का सेट 2 है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हर सेट में मैं 20 क्वेश्चन देता हूं। अभी तक तो आप लोगों ने शायद ये चीज़ समझ गया होगा जो पिछले सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन, पहला सेट में मैंने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को कराया है बाबू। इस सेट में मैं क्वेश्चन नंबर 21 से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, कंपनसेशन इज नॉट एक्सटेंडेड टू डैश 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 अंडर वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। तो किस तरह के वर्कर्स को या किस अवस्था में, किस तरह की स्थितियों में वर्कर्स को क्या है ना बाबू, ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के द्वारा उन्हें बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा वर्कर्स कवर्ड अंडर ईएसआई एक्ट, मतलब जो वर्कर्स ऑलरेडी ईएसआई के द्वारा उनको बेनिफिट मिल रहा है उनको वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट के द्वारा सुविधा नहीं मिलेगा। दूसरा, कैजुअल वर्कर को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से मतलब कोई भी तरह का उन्हें सहायता या कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा, विलफुल डिसओबीडियंस, मतलब होता है ना जानबूझ के फैक्ट्री वगैरह में काम करते वक्त जो गलती कर दी हो ना, अनसुना करके, मतलब हमें एडवाइस दिया जा रहा है कि आप ऐसे करो, बट हम लोग तो अपने दुनिया में ही कान में मोबाइल फोन का ईयरफोन डाल के हम लोग काम कर रहे होते हैं। देखते हैं ना रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त कैसे लोग निपट के ऊपर चले जाते हैं। तो बस जान लीजिए उसी तरह का जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये कौन सा होगा बाबू? तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पढ़ाया था, ये मैंने बताया था कि जिन वर्कर्स को ऑलरेडी ईएसआई एक्ट के द्वारा कवर कर लिया गया है या ईएसआई एक्ट के द्वारा जिनको बेनिफिट मिल रहा है ना बाबू, उन वर्कर्स को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के द्वारा बेनिफिट नहीं मिलता है। जबकि अब क्वेश्चन होता है सर कैजुअल वर्कर को मिलेगा क्या? हाँ, कैजुअल वर्कर को मिलता है बाबू। अगर काम करते वक्त कैजुअल वर्कर के साथ कोई भी तरह की दुर्घटना हो जाए, कोई भी तरह का एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए, तो उसके कारण उसको जो टेम्पोररी या ये जो परमानेंट उनमें डिसेबिलिटी आ जाती है या उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको वहां पे उनको कंपनसेशन देने का प्रोविजन है। इसको समझिएगा। तो उसी तरह विलफुल डिसओबीडियंस में भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि उस पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको आगे चलकर कोई सुविधा न दी जाए। यहाँ पे अगर कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के मालिक अगर चाहे तो ना दे सकते हैं, लेकिन एज जस्ट ह्यूमैनिटेरियन, है ना, मानवता के ग्राउंड पे बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा बाबू? वर्कर्स कवर्ड अंडर ईएसआई एक्ट। तो जिन वर्कर्स को ईएसआई एक्ट के द्वारा ऑलरेडी सुविधा मिल रहा है तो उसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के द्वारा बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितना बार सुविधा लेंगे एक ही चीज का। अगला क्वेश्चन, इंप्लॉयर हैज टू डू कंपनसेशन अंडर विच केस। तो किस अवस्था में, किन केसेस में इंप्लॉयर को, इंप्लॉयर मतलब क्या बाबू? जो मालिक है, जो फैक्ट्री को चला रहा है उसी को बोलते हैं इंप्लॉयर, और जो लोग अंदर में काम कर रहे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंप्लॉई। ध्यान रखिएगा। तो इंप्लॉयर हैज टू डू कंपनसेशन अंडर विच केस, है ना। तो इंप्लॉयर को किन परिस्थितियों में, किन किन केसेस में उन्हें कंपनसेशन देना पड़ता है अपने इंप्लॉइज को? तो पहला, इंजुरी काउज्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। तो नौकरी करने के दरमियान या काम करने के दरमियान उनके साथ कोई घटना हो जाए जिनके कारण उनको कुछ इंजुरी हो जाए, कुछ उनको चोट वगैरह पहुंच जाए। दूसरा, इंजुरी काउज्ड बाय एक्सीडेंट। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए ना फैक्ट्री के प्रेमिसेस में, मशीन वगैरह में देखते हैं ना, हाथ चला गया या वर्कर्स वगैरह फिसल के गिर गया तो पैर वैर कट गया, या मशीन में चला गया, कुछ भी, या फैक्ट्री के अंदर आप पे कुछ सामान गिर गया, तो एक्सीडेंट वगैरह के कारण जो इंजुरी हो रहा है। अगला, एनी डिसेबलमेंट या डेथ आफ्टर एक्सीडेंट। और साथ ही साथ अगर एक्सीडेंट के बाद आपके साथ कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए, बोलते हैं जैसे जिंदगी भर एक पैर कट गया, हाथ कट गया लोगों का, या ऐसा कुछ भी जो अब मतलब जिंदगी भर उसका भरपाई नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी। या अगर लोगों की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट के बाद, तो ऐसे केसेस में ना बाबू, ऐसे सभी केसेस में ना कंपनसेशन दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉइज को, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगर काम करने के दरमियान कोई छोटी मोटी घटना हो जाए या एक्सीडेंट वगैरह हो जाए जिसके कारण मृत्यु हो जाए, या उसमें टेम्पोररी या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए, तो ये सारे कंडीशंस में बाबू एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर के द्वारा कंपनसेशन दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं बाबू, जो नए लोग हैं चैनल पे, एटलीस्ट वो लोग सब्सक्राइब और एक लाइक का बटन तो हिट कर ही सकते हैं ना आप लोग, इतना तो कीजिए हम लोगों के लिए, है ना बाबू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, और बाकी जो पुराने लोग हैं अच्छी बात है, आप लोग रिपीट मेरे चैनल पे आ रहे हैं। तो चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेज एक्ट इज पास्ड इन। ये जो मिनिमम एक्ट मतलब मिनिमम वेजेज एक्ट जो कानून है, मतलब वर्कर्स को मतलब मिनिमम कितना सैलरी या वो जो काम कर रहा है उसके एवज में कम से कम कितना काम मतलब पैसे दिए जाए,
तो इससे रिलेटेड जो कानून आया था वो कब आया था? तो है 1924 में, 1935 में, 1948 में, 1952 में। ध्यान रखिए बाबू, ये जो मिनिमम एज एक्ट था ना, ये हमारा 1948 में पास हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। 1948 में जब इंडिया में आज़ादी की घोषणा हो रही थी, तो उसी टाइम ये, चूंकि उस समय फैक्ट्रियां वगैरह लग रहा था कि सरकार नई नई चीज़ों को लाएगी, फैक्ट्रीज वगैरह लाएगी, तो अंग्रेज तो शोषण करते थे। तो जब देश स्वतंत्र बना तो अपना ही देश, अपनी ही सरकार अपने वर्कर्स का शोषण तो नहीं कर सकती है ना बाबू। तो उसी केसेस में सरकार ने ये मिनिमम वेजेज एक्ट वगैरह लाए वो लोग कि जो फैक्ट्री वगैरह में या जो भी कंपनीज वगैरह में या गवर्नमेंट में जो लोग काम करेंगे, तो कम से कम उनको इस प्रकार से उनको सुविधा, पैसे मिलने चाहिए। इसीलिए ये सारा कानून उसी वक्त आ रहा था लगातार। अगला है ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी अवे फ्रॉम लैट्रिन। तो अगर मान लीजिए आपके हमारे फैक्ट्रीज में वर्कर्स लोगों के लिए हम लोगों ने जो लैट्रिन या जो बाथरूम वगैरह की सुविधा दी है, उससे हमारा ये जो पीने वाला पानी वगैरह का जो सोर्स है वो कितना दूर होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों सोर्स अगर मिल जाएंगे बाबू, तो ये जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर के लेवल में मिल के नुकसान पहुंचाएगा हमारे हेल्थ को, है ना। तो इसलिए ये जो जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हम लोग डेवलप करेंगे बाबू, वो लैट्रिन या बाथरूम वगैरह से कम 6 मीटर दूर होना चाहिए। तो दिया कितना मीटर दिया? 3 मीटर दूर होना चाहिए, 6 मीटर दूर होना चाहिए, 9 मीटर दूर होना चाहिए, 12 मीटर दूर होना चाहिए। तो 6 मीटर मैंने आपको नोट्स में भी आपको लिखवाया है। तो बहुत जगह कहीं आंसर में आपको 12 मीटर देखने को मिलेगा, वो बहुत गलत आंसर है। मैंने से बहुत सारे वीडियोस, बुक्स वगैरह या क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखे हैं ना। तो करेक्ट आंसर इज 6 मीटर, ध्यान रखना है, एकदम भरोसा करके बना के आइए, मार्क्स मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, एडवाइजरी बोर्ड कंसर्न्ड विथ मिनिमम वेजेज एक्ट इज अपॉइंटेड बाई। तो ये जो मिनिमम वेजेज एक्ट, मतलब एक कंपनी है, मान लीजिए बाबू से बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो सारे वर्कर्स को इस मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें मिनिमम जो सैलरी है, मासिक भत्ता या बाकी सारा जो कंपनसेशन रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी के लिए ना कंपनी में एक एडवाइजरी बोर्ड, एक परामर्श बोर्ड का गठन किया जाता है। ये किसके द्वारा गठन किया जाता है? एक है हमारा फैक्ट्री हेड के द्वारा, जो फैक्ट्री का जो हेड, फैक्ट्री का जो मालिक है उसके द्वारा। दूसरा MIDC, MIDC मतलब होता है ना भाई, MIDC यहाँ पे क्यों दिया पता नहीं, मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना। तो मतलब ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल जोन को डेवलप करने की अथॉरिटी है। जैसे बिहार में है ना कि जैसे अलग अलग है, जैसे पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया, हाजीपुर इंडस्ट्रियल जोन, या बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन BIDC, उसी तरह ये MIDC यहाँ पे है। अगला हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उस स्टेट में जो उस समय की जो सरकार होती है उसके द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, किसी के द्वारा नहीं बाबू, ये ध्यान रखिएगा कि उस समय उस जो सरकार होती है उस स्टेट में, उसी के द्वारा ये लागू किया जाता है एडवाइजरी बोर्ड। ये फैक्ट्री के हेड के द्वारा नहीं लागू किया जाता है, क्योंकि अगर फैक्ट्री के हेड के द्वारा लागू किया जाता ना बाबू, तो ये तो कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्योंकि देखा जा रहा था कि फैक्ट्री के मालिक लोग ला नहीं रहे हैं, वर्कर्स का शोषण कर रहे हैं, तो इसीलिए इस कानून को लाने की आवश्यकता हमें पड़ गई कि वर्कर्स का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। तो इसीलिए ये जो एडवाइजरी बोर्ड है, इसका जो गठन है बाबू, ये जो परामर्श बोर्ड है, इसका जो गठन है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी उस समय जो गवर्नमेंट होती है स्टेट में, उनके द्वारा लाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिनिमम वेजेस विच आर फिक्स्ड आर डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू। तो ये जो मिनिमम सरकार ये जो वेज फिक्स करती है, समय समय पे रिवीजन होता है ना बाबू। 1950 में, 1948 में जो मिनिमम वेज होगा उस समय तो 50 पैसा महीना होगा, 25 पैसा महीना होगा। आज के डेट में उतना संभव है क्या? नहीं ना। तो वक्त के साथ महंगाई हर समय चेंज होते रहती है, फिर बदलते जमाने की टेक्नोलॉजी के अनुसार सारी सुविधाओं को देखते हुए गवर्नमेंट बाबू वक्त पे इसमें सुधार करते रहती है। तो ये जो गवर्नमेंट जो हर बार सुधार के बाद जो मिनिमम वेजेस फिक्स करती है, तो सरकार जो इसका नोटिफिकेशन है या जो इसकी सूचना है वो कैसे पहुंचाती है जनता तक या वर्कर्स के साथ, है ना, वर्कर्स के पास कैसे पहुंचाती है इस सूचना को? तो ऑप्शन है न्यूज़पेपर के द्वारा, पहला है, दूसरा है मैगजीन के द्वारा, तीसरा है ऑफिशियल गैजेट के द्वारा, चौथा है डी। तो ध्यान रखिए बाबू, ये जो ऑफिशियल गैजेट है ना, ये गवर्नमेंट का उसको बोलते हैं मुखपत्र। चाहे पार्लियामेंट में कोई कानून पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी किया जाए, तो ये सरकार का एक गैजेट निकलता है, सरकार के द्वारा ये प्रकाशन निकलता है। तो सरकार के द्वारा जो भी नई चीज़ें लाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा कोई अगर कानून पास किया गया और उसको आम जनता के लिए लागू कर दिया गया, ये सारा का सारा जो चीज़ है ना ऑफिशियल गैजेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये सरकारों का अपना एक बोले एक तरीके से मैगजीन है, या जो वो चीज़ जनता के लिए कर रही है उसमें इसका प्रकाशन करके दिया जाता है। तो जो चीज़ गैजेट में पास हो गया तो मतलब जान लीजिए कि वो कानून हो गया, सबों पे वो लागू होगा।
जो ज्यूरिडिक्शन है, वो जो स्टेट है उसके अंदर। तो ऑफिशियल गैजेट के द्वारा ये न्यूज़पेपर में सरकार बाद में एज एडवर्टाइजमेंट के तौर पे पब्लिश करती है, ज़्यादातर लोगों के पब्लिश करने के बाद। लेकिन ये जो डिक्लेरेशन होता है ना बाबू कि सरकार अब इस चीज़ को लागू कर रही है, आज के डेट से लागू हो गया, वो ऑफिशियल गैजेट के द्वारा होता है, और मैगजीन वगैरह नाम का ऐसे कोई चीज़ नहीं है। चलिए अगला, व्हाट सेफ्टी मैनेजमेंट कैन डू। ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट है बाबू हमारे फैक्ट्रियों में, ये क्या क्या कर सकता है, क्या इसके द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला है एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन, मतलब हम लोग एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं, एकदम रोक सकते हैं ना बाबू। सेफ्टी मैनेजमेंट तो इसीलिए करते हैं ना कि एक्सीडेंट्स को घटा दो या तो नहीं के बराबर ले आओ। दूसरा, अवॉइडिंग डैमेज, डैमेज होने से हम लोग रोक सकते हैं। तीसरा, सेफ्टी कंडीशंस एट वर्क प्लेस, तो वो जो वर्क काम करने की जो जगह होती है बाबू, वहाँ पे हम लोग एकदम एक सुरक्षा वाला माहौल, सुरक्षा वाला इन्वायरमेंट हम लोग डेवलप कर देते हैं एकदम बाबू। तीनों चीज करते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। अगला हमारा, एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो, तो क्या हम लोग एक्सीडेंट्स को जीरो, मतलब हम लोग अपने एक्सीडेंट्स को फैक्ट्रियों में या कंस्ट्रक्शन साइट पे जो एक्सीडेंट्स होता है बाबू, हम लोग उसको जीरो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, नेवर पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है कि हम लोग एक्सीडेंट्स को जीरो कर सकते हैं। दूसरा, मे बी पॉसिबल, शायद ये संभव है। तीसरा, एक्सीडेंट्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ये तो और निगेटिव आदमी है यार जो इस ऑप्शन को सेट किया है कि एक्सीडेंट्स को हम लोग घटा ही नहीं सकते। अरे घटा ही नहीं सकते हैं तो ये हम लोग ये मैनेजमेंट, मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट क्यों लाए थे। तो ऑब्वियस बात है एक्सीडेंट्स को हम लोग घटा सकते हैं और घटा के जीरो भी कर सकते हैं बाबू। लेकिन बहुत ये मे बी वर्ड जुड़ा हुआ है, मे बी पॉसिबल, ये मे बी संभव है, ये संभव है अगर हम लोग प्रॉपर अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दें, है ना, कि कैसे सेफ्टी करना है, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, और सेफ्टी से जुड़े जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो वर्कर्स को टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाएं, और उन्हें लगातार एक बोलते हैं ना कि सेमिनार वगैरह या एक मॉक ड्रिल करा के वर्कर्स को जागरूक रखा जाए, और सेफ्टी को साइट पे इंश्योर करने के लिए कि वर्कर्स लोग एकदम सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं कि ना फॉलो कर रहे हैं, कुछ इंप्लॉयज़ को हायर कर दिया जाए कि तुम्हारा काम ये है कि सभी वर्कर्स से एकदम सेफ्टी मनवाना, सारे इक्विपमेंट्स वगैरह की देखरेख करना कि कोई तरह का घटना ना हो। तो ऐसे केसेस में बाबू ये संभव है कि हम लोग एक्सीडेंट्स को एकदम घटा के जीरो कर पाएं, बट इट मे बी, होगा कि नहीं होगा ये तो हम लोग जैसा स्टेप्स लेंगे उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो मे बी पॉसिबल, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ बाबू, होपफुल यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, है ना। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस जरूर यूट्यूब कमेंट्स में शेयर करिएगा बाबू। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मैं आपके रिव्यूज़ का इंतजार करता हूँ। अगर कोई सजेशंस देना हो जरूर आप लोग सजेशंस दीजिएगा, आई एम ओपन, है ना, ताकि मैं आपको ये वीडियो और अच्छा बना के आप तक पहुंचा पाऊं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस एक्ट इज, ये तो हो गया ना बाबू। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया लग रहा है। चलिए, ये जो फैटल एक्सीडेंट्स मीन, ये जो फैटल एक्सीडेंट होता है इसका मतलब क्या होता है। फैटल एक्सीडेंट मतलब है डेंजरस एक्सीडेंट, मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत डेंजर वाला मतलब भयानक एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा, एक्सीडेंट ड्यू टू अननोन, मतलब कोई अननोन रीजन से, बिना कोई कारण के मतलब ये एक्सीडेंट हो गया ना, मतलब एक्सीडेंट जिन कारणों के कारण हुआ है बाबू वो कारण के बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए इसको फैटल एक्सीडेंट बोलते हैं। तीसरा, डेथ इन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के दरमियान डेथ हो गया। चौथा, नॉन ऑफ द एबव। ध्यान रखिए बाबू, ये फैटल एक्सीडेंट्स का मतलब है कि एक्सीडेंट्स के बाद जो लोग होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फैटल एक्सीडेंट का आज के बाद आपको मतलब एकदम समझना है कि डेथ इन एक्सीडेंट, मतलब वर्कर्स की डेथ हो गई एक्सीडेंट के बाद। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग करने के दरमियान आप लोग देखते हैं ना कि कॉलेज वगैरह में फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में आप लोगों ने किया होगा कि दो लोहे के पार्ट्स को जोड़ने के लिए या दो स्टील के पार्ट्स को जोड़ने वगैरह के लिए हम लोग अलग अलग तरह के वेल्डिंग्स को करते हैं। तो ये वेल्डिंग करने के दरमियान किस किस तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स को, सेफ्टी सिस्टम को एक एम्प्लॉय के द्वारा यूज किया जाना चाहिए। पहला, ग्लव्स आर मस्ट, ग्लव तो जरूर पहनना होना चाहिए। दूसरा, गम शूज आर मस्ट, ये जो स्पेशल जो गम शू आते हैं उनको पहना जाना चाहिए वर्कर्स के द्वारा। तीसरा, हेलमेट इज मस्ट, हेलमेट जरूरी है। चौथा, गोगल इज मस्ट, मतलब चश्मा। बाबू ये हेलमेट से तो कोई मतलब है नहीं है ना, आप मतलब जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हो तो आपके सर पे कुछ गिरने की संभावना नहीं रहती है, तो हेलमेट जरूरी नहीं है। ग्लोव्स पहन सकते हैं पर नहीं भी पहन सकते हैं, काम चल जाएगा। शूज से भी उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये जो गोगल्स है ना बाबू, चूंकि हम लोग अपनी आंखों से उस चीज़ को देख कर करते हैं, अगर गोगल्स नहीं पहनेंगे ना तो वो जो वेल्डिंग करने के दरमियान जो लाइट का रिफ्लेक्शंस होता है और जो छींटा वगैरह निकलता है हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए चश्मा सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी चीज़ें हैं तो अच्छी बात है,
नहीं है तो फिर भी हमारा काम चलेगा, लेकिन चश्मा के बिना कभी भी वेल्डिंग को अलाउ करना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला है डेस्क फिटिंग क्लॉथ्स शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क नियर मशीनरी इन मोशन। अगर हम लोग कोई चलती हुई मशीन के सामने अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसका कपड़ा किस प्रकार से होना चाहिए या किस तरह के कपड़ों को अलाउ नहीं मिलना चाहिए। डेस्क फिटिंग क्लॉथ शुड नॉट बी अलाउड, है ना। तो किस तरह के कपड़ों को या किस तरह के फिटिंग के कपड़ों को अगर कोई वर्कर हमारा चलता हुआ मशीन के सामने काम कर रहा है तो अलाउ नहीं मिलना चाहिए। पहला टाइट क्लॉथ, एकदम टाइट पहना हुआ अगर कोई वर्कर टाइट क्लॉथ पहन के काम कर रहा है। दूसरा लूज कपड़ा पहन के काम कर रहा है। तीसरा बोथ, टाइट या बोथ मतलब कोई भी पहन के दोनों चल सकता है। चौथा नन। ध्यान रखिए बाबू, अगर आप टाइट कपड़ा पहन के चलती हुई मशीन के सामने काम कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर लूज कपड़ा पहने हैं बाबू, तो लूज कपड़ा पहने हैं तो ये कपड़ा हवा वगैरह के मूवमेंट के कारण चलती हुई मशीन में फंसने का उसका खतरा मौजूद होता है। तो इसीलिए जो वर्कर्स चलती हुई मशीन के सामने काम करते हैं उनको लूज कपड़ा पहनकर काम करने की परमिशन नहीं होती है। खासकर महिलाओं को तो और ज़्यादा नहीं कि साड़ी वगैरह पहन के आप काम ना करें, उसके लिए फैक्ट्री में फिर उनके लिए काम करने का ड्रेस दे दिया जाता है कि आप आइए ड्रेस को चेंज करके काम करिए, फिर जाते वक्त अपने ड्रेस को आप चेंज कर लीजिए। तो उनके सेफ्टी के लिए बाबू, नहीं तो फिर एक्सीडेंट्स वगैरह होने का खतरा रहता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, लूज क्लॉथ्स आर नॉट अलाउड। अगला है फॉर सिटिंग फैसिलिटीज डेस्क कंसिडरेशंस आर फॉलोड। तो जब हम लोग वर्कर्स के लिए बैठने की सुविधा बना देते हैं एक साथ, और जैसे ऑडिटोरियम वगैरह कॉलेज वगैरह देखते हैं ना, बहुत सारे चेयर वगैरह बनाया जाता है वो स्पेशल, तो वर्कर्स की जब बैठने की व्यवस्था करते हैं फैक्ट्री में बाबू, तो किन किन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। पहला उसका एस्थेटिक होगा, ये एस्थेटिक लिखिए। एस्थेटिक मतलब क्या, उसका दिखने वाला जो अपीयरेंस किस प्रकार का है वो प्रॉपर्टी। दूसरा इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए। तीसरा इर्गोनॉमिक, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो देखिए बाबू, अगर कुर्सी वगैरह बनाए एम्प्लॉय के लिए वो देखने में अच्छा है, लेकिन अगर वो आरामदायक है ही नहीं तो क्या फायदा उसके, तो वर्कर्स को तो नुकसान होगा ना। तो ये एस्थेटिक वाला चीज तो कट, देखने में खूबसूरती से क्या मतलब है, आरामदायक होना चाहिए। इकोनॉमिकल, पता चला कि सस्ता के चक्कर में आप घटिया कुर्सी ले आए या घटिया कुर्सी बनवा ली तो भी नुकसान है। तीसरा इर्गोनॉमिक होता है बाबू वर्कर्स को, है ना, वर्कर्स के बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार, मतलब ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग उनके, है ना, उनके मतलब आराम से आरामदायक जो हम लोग जो फर्नीचर का निर्माण करेंगे उसी को बोलते हैं इर्गोनॉमिक डिजाइन, मतलब वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले उनके बॉडी को। तो इर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रखा जाता है ताकि वर्कर्स के लिए जो फर्नीचर, जो कुर्सी वगैरह बन रहा है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम दे, तभी तो उनको काम करने में सुविधा होगी ना बाबू, जो वर्कर्स बैठ के काम करते हैं। अगर आपको ऐसा टेबल कुर्सी दे दिया कि आप बैठ रहे हैं तो आपके बॉडी में पेन हो जा रहा है, तो आप लंबा वक्त तक काम कर पाएंगे क्या, कभी नहीं कर पाएंगे। तो इर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखा जाता है। इकोनॉमिकल और एस्थेटिक तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, सस्ता लेके क्या करेंगे बाबू अगर वर्कर्स, है ना, तो अच्छा आरामदायक होना चाहिए, तभी वर्कर्स लंबे वक्त तक आपके यहाँ काम कर पाएंगे। चौथा नॉन, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अगला इंचार्ज ऑफ क्रेचेज मस्ट बी। तो ये जो शिशु गृह है, मतलब बच्चों के देखभाल के लिए, बच्चों के खेलने कूदने के लिए, उनके केयर के लिए जो फैसिलिटी बनाई गई है, इसका जो इंचार्ज है वो कौन होना चाहिए। ऑप्शन मैन, सी चाइल्ड। एक मर्द को, एक है ना कि एक मेल वर्कर को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए बाबू, वो इरिटेट हो जाएंगे, वो बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे। माँ की जरूरत होती है या एक एक्सपीरियंस महिला ही इन बच्चों को संभाल सकती है। तो एक ये जो मैन है, इनको तो जिम्मेदारी देके कोई फायदा नहीं है, बच्चा पूरा दिन फैक्ट्री में रोएगा, जिस चीज़ के लिए उसको लाया गया तो उसका तो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। चाइल्ड को कैसे दे सकते हैं बाबू, ये बच्चों की जिम्मेदारी कैसे लेगा एक चाइल्ड, है ना। तो ये तो इसको तो खुद केयर की आवश्यकता है, तो ये दूसरे बच्चों को कैसे ख्याल रखेगा, तो चाइल्ड को भी नहीं देंगे। तीसरा वुमन, एकदम वुमन को देंगे बाबू, क्योंकि भगवान इन लोगों को ऐसे ही बनाया है ना कि वुमेन ही इन सारी चीज़ों को कर सकती है। तो मतलब ये भगवान के द्वारा इनको नेचुरल पावर दिया गया है जो हम मर्दों के पास नहीं है ना। तो वुमन को इनकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए बाबू, है ना। मैन को कभी नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी एनी तो होगा ही नहीं, किसी को कैसे देना यार, बच्चा पता चला उसका केयर ही नहीं हुआ तो माँ लेके आएगी क्या, नौकरी छोड़ देगी, तब मालिक को नुकसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेस्क बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड पर वर्कर। तो ये तो मैंने अभी वो पिछले सेट में क्वेश्चन कराया था ना कि डेस्क बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डेस्क वर्कर्स, है ना। तो कितने वर्कर्स पे कितना फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाना चाहिए। तो मैंने बताया था कि एक फर्स्ट एड बॉक्स हम लोग देते हैं बाबू हर 150 नंबर ऑफ वर्कर्स पे। तो ऑप्शन क्या है, एक, तो यहाँ पे कितना हमारा भराएगा 1 और यहाँ पे कितना भराएगा 150, ऑप्शन मिला लीजिए। तो एक बॉक्स मिलेगा 250 वर्कर पे, गलत। एक वर्कर मिलेगा, एक मतलब फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाएगा 150 वर्कर पे, एकदम सही है। 2 फर्स्ट एड बॉक्स 250 वर्कर पे, गलत। 2 फर्स्ट एड बॉक्स 150 वर्कर पे, गलत, है ना। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स हम लोग 2 वर्कर मतलब 150 वर्कर पे देते हैं, ध्यान रखना है। अगला हमारा बाबू क्वेश्चन है, मटेरियल्स ऑफ रोप्स चेन्स मस्ट बी विथ एडिक्वेट डेस्क।
ये जो हम लोग जो रोप्स वगैरह बनाते हैं बाबू, वो सेफ्टी मैनेजमेंट में जो वर्कर्स वगैरह के लिए जो हम लोग रस्सी वगैरह उनको देते हैं, सुविधा वगैरह देखते हैं ना, सेफ्टी बेल्ट वगैरह वो लोग बांधते हैं ऊपर से, जब लटक कर वो लोग काम करते हैं तो उनको जो रोप्स वगैरह दिया जाता है वो किस तरह का होता है। तो ये जो चैन मस्ट बी विथ एडिक्वेट डैश, तो चैन मस्ट बी टाइट विथ स्ट्रेंथ, तो चैन टाइट होके क्या होगा, चैन टाइट होने से कोई मतलब नहीं है चैन। फिर दूसरा क्या है, चैन मस्ट बी साउंड एंड विथ एडिक्वेट टाइट। फिर टाइट, एडिक्वेट टाइट मतलब कोई मतलब नहीं बन रहा है बाबू। चैन मस्ट बी साउंड, सही है कि चैन हमारा हल्का और मजबूत होना चाहिए, है ना, ये हमारा बेसिकली कहने का मतलब होता है। तो फिर क्या है अगला, चैन मस्ट बी साउंड एंड विथ एडिक्वेट स्ट्रेंथ, तो एकदम सही बाबू, चैन हमारा मतलब साउंड होना चाहिए, देखना है कि पतला, वजन में हल्का, लेकिन एकदम मजबूत होना चाहिए। एंड विथ एडिक्वेट मजबूती, है ना, विथ एडिक्वेट स्ट्रेंथ मतलब जितना वर्कर्स को मजबूती चाहिए होगा ताकि वो लटक कर आराम से बेफिक्र होकर काम करे तो होना चाहिए। और चौथा क्या है, चेन्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड टाइट। टाइट वर्ड मतलब यूज ही क्यों कर रहा है ये लोग समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन में। टाइट हम लोग लेके क्या करेंगे बाबू, हमको चाहिए हल्का, मजबूत और मतलब उसको यूज करने में आसानी होना चाहिए, ऐसा रोप चाहिए हम लोगों को, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, हमारा जो चैन है वो साउंड होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें मजबूती होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए वो लास्ट सेक्शन में हम लोग चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट होता है बाबू, इसको लागू जो करने का जो जिम्मेदारी है या ये मतलब ये जो कानून है सही तरीके से इसका फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको कौन देखेगा। तो ऑप्शन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहां की जो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, जो पंचायत वगैरह ब्लॉक वगैरह होता है उसके द्वारा, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चौथा किसी के द्वारा नहीं। तो मतलब बाबू जिस स्टेट में जो फैक्ट्री लगा रहता है ना, वहां के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस कानून का देखभाल, उस कानून को इंप्लीमेंट कराया जाता है, ध्यान रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो इसका तो कोई कभी योगदान ही नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीएफ इज इंक्लूडेड इन द मिनिमम वेजेज एक्ट। तो इस मिनिमम वेजेज एक्ट में पीएफ इंक्लूड रहता है, पीएफ इंक्लूड नहीं रहता है बाबू, ध्यान रखिएगा, पीएफ इंक्लूड नहीं रहता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो पावर का बिल है वो इंक्लूड नहीं रहता है। ये जो रेंट होता है घरों में, जो वर्कर जहाँ पे रहेंगे घरों का रेंट इंक्लूड नहीं होता है ना। तो और जो कंपनसेशन वगैरह दिया जाता है एक्सीडेंट्स वगैरह के कारण, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। तो पीएफ इंक्लूड नहीं रहता है, लेकिन जबकि ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है कि पीएफ इंक्लूड रहता है, तो इसलिए गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइट बिल इज नॉट इंक्लूडेड इन मिनिमम वेजेज एक्ट। लाइट बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इंक्लूड नहीं रहता है। तो मिनिमम वेजेज एक्ट में ना बाबू, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ कि आप जितने घंटे काम करेंगे उसी के अनुसार आपको भुगतान मिलेगा, सिर्फ वही भुगतान मिलता है। बाकी जो ट्रेवल अलाउंस है, पावर बिल है, रेंट है, ये जो पीएफ वगैरह ये सब नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा गलत है और 2 हमारा क्या है, सही है। तो बोथ 1 एंड ट्रू आर ट्रू गलत, बोथ 1 एंड ट्रू आर फॉल्स गलत, 1 ट्रू 2 फॉल्स ये भी गलत, 1 फॉल्स और दूसरा हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही। चलिए बाबू, एडवाइजरी बोर्ड इन मिनिमम वेजेज एक्ट इज अपॉइंटेड बाय। तो ये जो मिनिमम वेजेज एक्ट में हम लोग जो एडवाइजरी बनाते हैं बाबू, इसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, तो कंपनी के द्वारा नहीं बाबू, अब कंपनी अपॉइंट नहीं करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हाँ, तो वहां पे जो उस समय की जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा ये चीज किया जाता है। और तीसरा है आरबीआई। आरबीआई ये समय नहीं पड़ता है बाबू, आरबीआई अपना फाइनेंस और बैंक वगैरह को लेकर उसमें डील करता है। ये मिनिमम वेजेज एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट को कोई मतलब नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। उस समय की जो वहां की जो उपयुक्त सरकार होती है वही इसमें मतलब उसको जिम्मेदारी रहती है इसको करने की। इंडिपेंडेंट पर्सन इन कमिटी ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट डू नॉट एक्सीड डैश ऑफ द टोटल मेंबर। तो ये जो बाबू हमारा ये जो मिनिमम वेजेज एक्ट वाला जो कमिटी बनता है ताकि वर्कर्स को दिया जाए उस तरह का पैसा, वो जो कमिटी बनता है उसमें ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, नंबर्स ऑफ मेंबर्स के, टोटल मेंबर्स के। तो ध्यान रखिए बाबू, अगर 30 मेंबर है ना तो 1/3 मेंबर मतलब जो 10 आदमी है वही मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है। और 2/3 मतलब जो 2/3 मेंबर है ना, वो जो वहां पे जो वर्कर्स वगैरह होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वही लोग शामिल होंगे। क्योंकि बाहर के व्यक्ति ज्यादा अगर दे देंगे तो वो लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे, तो वर्कर्स की आवाज कौन रखेगा उस कमेटी में। तो इसीलिए
जितना भी मेंबर होंगे उस कमेटी में उसका मैक्सिमम 1/3 मेंबर ही हमारा इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, बाकी 2/3 हमारा जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उन्हीं के लोगों में से लोग सेलेक्ट होकर आते हैं ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, 1/3, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था ये कब लाया गया, ये कानून कब लाया गया? तो 1949 एकदम नहीं बाबू, 1950 एकदम नहीं, 1977 एकदम नहीं, 1947। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमारा 1947 में आया था। 4 तरह का कानून है बाबू, चारों कानून कब आया था, उनमें कब कब बदलाव किया गया था, कब कब मॉडिफिकेशंस किया गया था, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। तो ये 1947। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन सेट 2 यहीं पे फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। अपने एक्सपीरियंस या अगर आपके पास कोई सुझाव है ताकि इसको कैसे और बेटर से बेटर किया जाए तो जरूर उस सुझाव को बताइएगा बाबू, हम लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए बाबू हम लोग नेक्स्ट सेट के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।